हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अररिया स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण VVR जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में इससे आसानी से 203 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, पिछले बार के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और ऐसा कंटेंट डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है दोस्तों। तो अपशिष्ट उत्पादों को जो है कोशिका रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है दोस्तों। कोशिका रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है पौधों के अपशिष्ट उत्पादों को दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा दोस्तों। यदि आपतित किरण जो है ना, आपतित किरण मुख से आ रही है तो इसका जो है ना आपतन कोण 0 डिग्री होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो उत्तल लेंस में वस्तु को जो है ना, वस्तु को 2f से दूर रखने पर जो है ना, 2f से दूर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लावा को अजीव अंग कहा जाता है क्योंकि। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लावा को इसलिए जीव कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जो है ना, इसका अपना DNA राइबोसोम होता है, इसलिए इसे कहते हैं अजीव जीव। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज जो है ना माइकल फैराडे ने किया दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक में होता है क्या होता है दोस्तों। तो लाल और बैंगनी रंग का जो है ना अपवर्तनांक में होती है, लाल का अपवर्तनांक सबसे कम एवं बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है दोस्तों। तो मनुष्य में जो है ना, मनुष्य में श्वसन वर्णक जो है ना RBC में पाया जाता है दोस्तों। रेड ब्लड कार्पुसस में पाया जाता है श्वसन वर्णक। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी धुरी पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख अक्ष के मध्य बना कोण को क्या कहते हैं दोस्तों। यदि अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी धुरी पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख अक्ष के बीच मध्य कोण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है दोस्तों। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है दोस्तों। तो पौधे जो है ना, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में छोड़ता है, जो श्वसन लेता है दोस्तों वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की निष्कासन करती है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है दोस्तों। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब जो है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों बनता है दोस्तों। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों बनता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, X और Y लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर है दोस्तों। तो X और Y लिंग गुणसूत्र में यह अंतर है क्योंकि X लिंग गुणसूत्र Y लिंग गुणसूत्र से बड़ा होता है। X जो है ना, X ऑलवेज ग्रेटर देन Y गुणसूत्र है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर जो है ना कॉपर एल्युमिनियम तार के साथ स्टील कोर का बना होता है दोस्तों। कॉपर एल्युमिनियम तथा स्टील कोर का बना होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है दोस्तों। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और
क्लोरीन में गैस में टूट जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जो है ना, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड या अपना सिल्वर एवं क्लोरीन में टूट जाता है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, जलकुंभी, नागफनी, नीम, मटर में से किसमें वायुतक कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो जलकुंभी में जो है ना, जलकुंभी में जो है दोस्तों वायुतक कोशिका पाई जाती है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो सरीसृप के लिंग को निर्धारण करना तापमान पर डिपेंड करता है। तापमान ही बताएगा दोस्तों कि सरीसृप कौन सा लिंग का है, मेल या फीमेल। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, 3H2 प्लस XN2 को अभिक्रिया करने पर 2 अमोनियम नाइट्रेट अभिक्रिया संतुलन में क्या एक्स की जगह पर क्या होगा दोस्तों? तो एक्स की जगह पर 1 होगी दोस्तों। ये जो है ना, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है दोस्तों 1 बनाएगा। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी दोस्तों? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ना, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु मैग्नीशियम है दोस्तों यहाँ पर। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं एवं इसके जो है ना परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं समस्थानिक, आइसोटॉप्स कहते हैं दोस्तों। आइसोटॉप उसे कहते हैं जिसके जो है ना रासायनिक गुण समान एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है दोस्तों इसका। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, लिटमस विलियन डॉट डॉट से निष्कासित किया जाता है दोस्तों। तो लिटमस विलियन को जो है ना, लिटमस विलियन को हम लोग लाइकेन से निष्कासित करते हैं दोस्तों। लाइकेन से ही हम लोग निष्कासित करते हैं लिटमस विलियन को। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी दोस्तों? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों, एक प्रकार के। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट मिश्र धातु में टीन होता है दोस्तों। तो टीन जो है ना मिश्र धातु में एक प्रकार के सोल्डर का निर्माण करता है दोस्तों। टीन जो है मिश्र धातु में एक प्रकार के सोल्डर का निर्माण करता है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डॉट डॉट होती है दोस्तों। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि गति जो है ना 346 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। 346 मीटर पर सेकंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस हवा गति में दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक ग्रेविटी की एक इकाई है दोस्तों। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है दोस्तों, ग्रेविटी का नियतांक इकाई। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में फ्लोएम डॉट के परिवहन में के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। तो पौधों में जो है ना, पौधों में फ्लोएम को उपयोग हम लोग करते हैं भोजन के परिवहन के लिए दोस्तों। भोजन के परिवहन के लिए हम लोग फ्लोएम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में रहता है दोस्तों? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है ना पिंड एक प्रकार के भारहीनता के रूप में स्थित होता है दोस्तों। भारहीनता के रूप में स्थित होता है मुक्त रूप से गिरने के दौरान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण के किस भोजन संग्रहित करने वाले कोशिकाओं को डॉट डॉट कहा जाता है दोस्तों? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं मादा युग्म कोशिका। मादा युग्म कोशिका कहते हैं दोस्तों भोजन ग्रहण करने वाले कोशिकाओं के। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति डॉट डॉट के कारण होती है दोस्तों। तो लिग्निन के कारण जो है ना स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति मोटी होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों की क्या कहा था दोस्तों? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ना 36 स्तंभों कहते हैं, आवर्त कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं पीरियड। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहलाता है दोस्तों। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र का क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं स्पिंडन कहते हैं दोस्तों। इसका कहते हैं स्पिंडन कहते हैं ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व के क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने के लिए बीम को कहाँ रखेंगे दोस्तों? तो अवतल दर्पण में जो है ना, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने के लिए
बीम को जो है ना बीम के सेंटर ऑफ कन्वर्टर से दूर रखेंगे दोस्तों, सेंटर ऑफ कन्वर्टर से दूर रखेंगे दोस्तों, सेंटर से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा दुर्बल अम्ल है? आपका ऑप्शन होगा दोस्तों CH3COOH। आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा H2SO4, तीसरा HNO3, चौथा HCl। तो इसमें जो है दोस्तों दुर्बल अम्ल है इसमें CH3COOH, सबसे अधिक अम्ल दोस्तों दुर्बल अम्ल CH3COOH। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं दोस्तों? पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में होता है दोस्तों? तो पौधे में स्टार्च का संग्रहण जो है पौधों के अमाइलोप्लास्टिड में होता है दोस्तों, अमाइलोप्लास्टिड में होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किससे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा 2H2O, KClO2, HBr। तो इसमें जो है ना H2O की मदद से जो है ना विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है, विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है वाटर की मदद से दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जिस प्रक्रिया में भी जो तक उत्तक एक अस्थायी शेष साइज का कार्य करता है उसे डॉट कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं विभेदीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग कहते हैं विभेदीकरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कराते हैं दोस्तों? तो पेड़ पौधे एवं मरे हुए जीव को कार्बन में बदलने की क्रिया को जो है ना कार्बनीकरण कहते हैं दोस्तों। पेड़ पौधे एवं जीवों की कार्बन में बदलने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी किशोरावस्था की निशानी नहीं होती दोस्तों? तो नाखून बढ़ाना जो है ना, नाखून बढ़ाना किशोरावस्था की निशानी होती दोस्तों। नाखून को बढ़ाना जो है ना दूसरी प्रजाति की परेशानी होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर जो है ना प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना अभी कुल मिलाकर के कुल 11 वर्ग एवं 7 आवर्त है दोस्तों, कुल 18 ग्रुप एवं 7 पीरियड है दोस्तों अभी के आधुनिक आवर्त सारणी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है दोस्तों? तो अमीबा जो है ना अपना भोजन को ग्रहण कुटपाद के मदद से ग्रहण करता है दोस्तों। कुटपाद की मदद से अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अमीबा में ओस्मो रेगुलेशंस पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो अमीबा जो है दोस्तों पानी का नियंत्रण संकुचनशील रिक्तिका के मदद से होता है दोस्तों। संकुचनशील रिक्तिका के मदद से होता है पानी का नियंत्रण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं दोस्तों? किसी समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे दोस्तों? तो किसी समजातीय श्रेणी में जो है ना किसी समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन की परमाणु होती है 2। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन का कौन सा अप्रूप एक स्नेहक और पेंसिल के लीड के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कार्बन के ग्रेफाइट अप्रूप जो है ना, कार्बन के ग्रेफाइट अप्रूप को हम लोग पेंसिल के नोक के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों। पेंसिल के नोक के रूप में प्रयोग करते हैं कार्बन के अप्रूप ग्रेफाइट को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है ना खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तनु HCl को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म करने पर pH मान को क्या परिवर्तित होगा दोस्तों? तो तनु अम्ल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 10 मिनटों तक इसमें pH मान में कमी हो जाएगी दोस्तों। pH मान में कमी हो जाएगी 70 डिग्री सेल्सियस पर 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट गर्म करने पर इसका pH मान में कमी हो जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का C12 के साथ क्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, यह कौन सी क्रिया कहलाती है दोस्तों? तो पोटेशियम आयोडाइड C12 के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है दोस्तों। तो इस क्रिया कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जो है दोस्तों आयनों में आदान प्रदान की क्रिया हुई है, इसलिए इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों?
एक आयताकार दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब जो है ना सेंटर पर एवं समान आकार का और वास्तविक का उल्टा बनेगा दोस्तों। वास्तविक और उल्टा सेंटर पर एवं समान आकार का बनेगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो मानव में जो है ना, मानव में लिंग का निर्धारण करने के लिए पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है दोस्तों। पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है मनुष्य के लिंग निर्धारण की क्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में पुराने जाइलम में जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पादक क्या है दोस्तों? तो पौधों में पुराने जाइलम में होने वाले जाइलम को कहते हैं दोस्तों रेजिन एंड गैम्स। रेजिन एंड गैम्स कहते हैं दोस्तों पौधों में पुराने जाइलम के रूप में जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पादों को कहते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग लासा गैम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा दोस्तों? तो अवर सारणी में जो है ना, अवर सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अवर सारणी में दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कनाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डॉट डॉट पर होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो कनाल की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर जो है ना, 90 डिग्री सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों। जहां पर जो है ना बिंदु जहां पर संपूर्ण भार कार्य करता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन डॉट डॉट में होता है दोस्तों। तो O2 का प्रयोग करके जो है ना पाइरुवेट का विभाजन हम लोग करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन वेडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यवंतित करता है सतत दोस्तों? तो उसे कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा जो है दोस्तों, हाइड्रा एक ऐसा जानवर है जो मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है एवं पुनर्जनन की कार्य को विधि को संपन्न करता है दोस्तों। तो उसे बोलते हैं हाइड्रा बोलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कितने गुना होगा दोस्तों? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है ना पृथ्वी के भार से 1/6 गुना में कमी हो जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पादन होती है उसे वह क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया उसमें जो है ना जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है दोस्तों? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों, जो लड़का में युवा अवस्था में समय के साथ बदलने वाले हार्मोन है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किस में किया गया है दोस्तों? तो परमाणु संख्या के आधार पर जो है ना तत्वों का वर्गीकृत मोस्ले ने किया था दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? तो मोस्ले ने किया था, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों। CaOH का होल ट्वाइस होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, 5 से 8% एसिडिक एसिड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहते हैं सिरका कहते हैं दोस्तों। तो सिरका किसे कहते हैं? तो 5 से 8% एसिडिक एसिड को। प्रश्न हो जाएगा, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति की ध्वनि को जो है ना इंफ्रासोनिक कहते हैं दोस्तों। इंफ्रासोनिक कहते हैं जो सुनने वाला ध्वनि से कम की ध्वनि कहते हैं दोस्तों, इंफ्रासोनिक कहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जब इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना डेली बेस में इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, जो आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।